तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट का जो एमसीक्यू कोर्स है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आप लोगों ने 250 रुपीज में लिया था उसके अंदर। ठीक है। और जिनके पास जो बड़ा वाला कोर्स है, जो पूरा कंप्लीट कोर्स है, उनके लिए भी ये एक्सेस रहेगा। ठीक है, वो लोग भी ये कोर्स देख सकते हैं। मैंने कहा था वन टाइम पेमेंट है, तो 1100 रुपये में आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये जो कोर्स है इसमें सिर्फ एमसीक्यू क्लासेस कराऊंगा मैं। आपको एमसीक्यूज की पीडीएफ मिलेगी और एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, जितने भी टॉपिक्स हैं उनके। ठीक है। तो यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग। ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग से पहले मैं करवाऊंगा, फिर उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग और जीएसटी और इनकम टैक्स लास्ट में रहेगी। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे मैं डेली एक चैप्टर करवाऊंगा आप लोगों को, तो उस पे ही फोकस करूंगा कि डेली एक चैप्टर करवाया जा सके, है ना। चलिए, आज हम मीनिंग, ऑब्जेक्ट और टेक्निक और स्टैंडर्ड से जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्रीफिक्स ऑफ CS ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट हैज बीन ग्रांटेड बाय ICAI ऑन। कब किया गया? संस्थान के सदस्यों को CS उपसर्ग यानी ICSI जो देता है वो कब दिया गया? तो आपको पता होना चाहिए जून 23 या 24 2007 को ये दिया गया। अब देखिए, जैसे आईसीआई जो है उनको हम टैग क्या देते हैं, ICSI से जो स्टूडेंट पढ़ते हैं कंपनी के रूल्स वगैरह, उनको हम CS बोलते हैं। और ICAI जो है, जिनसे जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, डिप्लोमा प्राप्त करते हैं, उसको हम CA बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप लोगों को क्लियर हो गया। संस्थान ICAI के सदस्यों को CS था, ICAI को 23 एंड 24 जून को 2007 को दिए गए। यह निर्णय संस्थान की 173वीं बैठक, जो कि 23-24 जून 2007 को हुई थी, उसमें लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफरेंट बिटवीन ओनर एंड मैनेजमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन सिद्धांत स्वामी एवं प्रबंध के अंतर को प्रदर्शित करता है? तो वो है व्यवसायिक अस्तित्व। व्यवसायिक अस्तित्व यानी बिजनेस एंटिटी। व्यवसाय में व्यवसाय की इकाई अवधारणा या व्यवसायिक अस्तित्व अवधारणा व्यवसाय तथा व्यवसाय दोनों को एक दूसरे से अलग करती है। सामान्यतः लेखा करते समय हम व्यवसाय को व्यवसाय से अलग ही रखते हैं। यही आपका क्या है, बिजनेस एंटिटी। आप लोगों को याद रखना होगा, पृथक्करण की अवधारणा भी इसे बोलते हैं, काफी बार पूछा जाता है आपका। बिजनेस एंटिटी का मतलब है कि आप एक बिजनेस को अलग मान रहे हो और जो व्यक्ति है उसको हम अलग मान रहे हैं, जो ओनर है। ठीक है। तो बिजनेस क्या करता है कि ओनर से हम कुछ पैसा ले रहे हैं। मान लो कि ओनर कैपिटल लगा रहा है, तो बिजनेस के लिए हम उसको क्या दिखाते हैं, लायबिलिटीज दिखाते हैं, क्रेडिट करते हैं, बिकॉज हमें वो पैसा चुकाना है किसको, मालिक को। इसलिए बिजनेस एक अलग चीज है, वो अपने मालिक से लिया हुआ पैसा भी क्या मानता है, दायित्व मानता है, जिसे हमें चुकाना है। बाद में लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं। तो भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, भारतीय चार्टर्ड लेखांकन संस्थान जो है वो जारी करता है। और इसकी स्थापना कब हुई, आईसीआई की 1949 में। और आईसीआई की एक शाखा है जिसके अंदर एएसबी आप लोग याद रखोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो क्या करता है, इस जो ये नियम बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1977 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से बही खाता के संबंध में कौन सा एक विषम है? बही खाते का कार्य क्षेत्र और रिकॉर्डिंग वर्गीकरण एवं सारांश से संबंधित है, तो ये बात तो सही है। बही खाता मुख्यतः एक रूप से एक लिपिक कार्य है, ये बात भी सही है। बही खाता लेखा अभिलेखों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए लेखांकन पर निर्भर करता है, ये बात भी सही है। बही खाता केवल मौद्रिक लेन देन को मानता है, ये बात सही है। बही खाता लेखांकन प्रक्रिया के बाद आता है, तो ये बात गलत है कि जो बही खाता होता है वो लेखांकन की प्रक्रिया के बाद नहीं आता। एक्चुअली जो बुक कीपिंग है उसके बाद आपकी अकाउंटिंग शुरू होती है। बुक कीपिंग के बाद क्या शुरू होती है, अकाउंटिंग शुरू होती है। क्योंकि जो पुस्तक पालन है उसका काम क्या है, उसका कार्य क्षेत्र है रिकॉर्डिंग करना, वर्गीकरण करना, सारांश निकालना। ठीक है। यहाँ मुख्य रूप से लिपिक कार्य है ये। पुस्तक पालन लेखा अभिलेखों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए लेखांकन पर ही निर्भर करेगा कि आप अकाउंटिंग कैसी करते हो और जो रिकॉर्ड्स आपने किए हैं। पुस्तक पालन में केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा होता है जिन्हें मुद्रा के रूप में तुल्य है। तो आपका फिफ्थ ऑप्शन जो है आपका गलत था। काउंटिंग स्टैंडर्ड 19 TS19 रिलेट्स टू लेखांकन प्रमाप 19 का संबंध किससे है, तो ये लीज से है।
लीज पट्टे से। तो आपका 19 जो है पट्टे से है और 24 जो है वो किससे है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, जो बंद की गई क्रियाएं हैं उनसे है। इंटेंजिबल एसेट्स के लिए आप 26 याद रखोगे और ईपीएस के लिए आप लोग के 20 याद रखोगे, एएस 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुष्पालन की कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। ये वाक्य सही नहीं है। ये विश्लेषणात्मक प्रकृति का नहीं है, ये विवरणात्मक प्रकृति का है। डिटेल्ड नेचर है इसका। क्या है? डिटेल्ड नेचर होता है। डिटेल्ड में हम लिखते हैं बुक कीपिंग को, क्योंकि बुक कीपिंग के अंदर हम जो एंट्री करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, उसके अंदर सारी चीजें हम क्या करते हैं, विवरण करते हैं। तो विश्लेषणात्मक प्रकृति का ये नहीं है। बाकी सारी चीजें सही है। लेन देनों का अभिलेखन करने हेतु पुष्पालन कला एवं विज्ञान है, क्योंकि ये क्या है, कला तो इसलिए है कि इसको हर कोई नहीं कर सकता। विज्ञान इसलिए कि ये कुछ रूल्स पे लागू होता है, जिसके अंदर सत्यापन किया हुआ है, वे रूल्स पे ये चलते हैं। लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में अभिलेखित किए जाते हैं। पुष्पालन लेखा पुस्तकों में अभिलेखन करने की विधि है। तो ये सारी चीजें सही है। ऊपर वाला जो विश्लेषणात्मक प्रकृति है वो क्या हो जाएगा, विवरणात्मक प्रकृति का है। असेसमेंट ईयर स्टार्ट कब से होते हैं? तो 1 अप्रैल 31 मार्च से ये फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर चलता है हमारे इंडिया के अंदर, तो 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। लेखांकन मानक 6 बनाया गया है। ये डेप्रिसिएशन के लिए बनाया गया था, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ह्रास लेखांकन के लिए। ये एएस 6 के अंदर है, लेकिन अब ये जो है विलोपित कर लिया गया है, यानी इसको क्या कर लिया गया है, विड्रॉ कर लिया गया है, और अब ये एएस 10 के अंदर दिखाई देता है, जहां पे आपका वैल्यूएशन है एसेट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एएस 21 की बात करता है कि जो आपका समेकित लेखा विवरण तैयार करना होता है एएस 21 के अनुसार, वो कैसा है? तो वो जो आपकी लिस्टेड कंपनी है उनके लिए अनिवार्य है, जो मैंडेटरी है लिस्टेड कंपनियों के लिए। समेकित का मतलब क्या है? जब आप कंसोल करते हो ना, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाना होता है, वो किसके अनुसार बनता है? एएस 21 के अनुसार बनता है। बाकी ये सारी प्रक्रिया आप लोग पढ़ सकते हो बाद में भी, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ। हालांकि सेबी के अनुसार सभी कंपनियों के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना जरूरी है, इसलिए आपको क्या है, एएस 21 का पालना करना पड़ता है। सूचीबद्ध समझौते के अनुसार समेकन सिर्फ सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य है। तो अनिवार्य की बात तो किसके लिए है? समेकन सिर्फ सूचीबद्ध कंपनियों के लिए है। नेक्स्ट बात, निम्नलिखित में से कौन सी मदें एएस 3 के अनुपालन में तैयार किए गए रोकड़ प्रवाह के विवरण में विशेष रूप से समाविष्ट होती है? तो आपकी जो प्रचालन व गैर प्रचालन नगद प्रवाह सूचना है वो क्या विशेष रूप से आपकी समाविष्ट होती है? संपत्ति को पट्टे पर खरीदना, ऋण की इक्विटी में परिवर्तन, तो इसमें तो कैश का कोई लेन देन ही नहीं है, इसका भी कैश पे कोई लेन देन नहीं है। विक्रेता को रहन देकर जो आपकी मॉर्टगेज देकर आप क्या है, इमारत खरीदते हो, तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग? जो आपका लेखांकन की दूरदर्शिता सिद्धांत है कि हम दूर की दृष्टि रखें, तो दूर की दृष्टि का सीधा सीधा मतलब मैं बता देता हूँ कि हमारी जो हानि हो सकती है भविष्य में, उसका समायोजन हम आज करेंगे। उसका समायोजन हम कब करेंगे? आज करेंगे। लेकिन जो प्रॉफिट हमें होगा उसका समायोजन हम नहीं करेंगे जब तक जो प्रॉफिट है हमें हो ना जाए, हमारे पास ना आ जाए, तब तक उसको प्रॉफिट नहीं माना जाता। लेकिन लॉस जो है, अगर संभावना भी है, उसको लॉस माना जाता है और उसकी क्या है, आपको आयोजन बनाना पड़ता है। तो भावी हानियों का ध्यान में लेना, टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर लॉसेस, यही आपकी क्या है, दूरदर्शिता सिद्धांत के संबंध में बात सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एएस 3 लेखांकन के मार्गदर्शन पर तैयार किया जाता है? तो आपका केश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, और इसमें 3 गतिविधियां बेसिकली होती है। परिचालन गतिविधि से नगद प्रवाह यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो ये 3 है। परिचालन, वित्त पोषण और निवेश से। भारतीय लेखांकन मानक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना 1977 में हुई, ये आप लोगों को बता चुका हूं मैं पहले भी। एएसबी जो है आपका
पुष्पालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला, यह परिभाषा दी गई है। ये आपकी जे.आर. पाटलीबाई द्वारा दी गई। तो इसमें होता क्या है, लेखांकन के चरण को देख लो। पहले तो वस्तुओं का लेन देन होता है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, जर्नल बनाते हैं। अब जर्नल के बाद हम सभी का जो भी मध्य आय है उनका खाता खोलते हैं, किसके अंदर, खाता बही के अंदर। फिर हम क्या करते हैं, खतौनी करते हैं, खाता बही में आ गई, मतलब जो चीजें आपने लिखी थी ना वो सारी चीजें खातों में आ गई। अब उनका शेष निकालना होता है, खाते बनाए, शेष निकाला, शेष से क्या बन जाएगा, तलपट बन जाएगा। अब तलपट से क्या मान डालेंगे हम, ट्रेंडिंग अकाउंट एंड पी एंड एल अकाउंट, और पी एंड एल अकाउंट से हमारा जो है आपका बैलेंस शीट बनेगा। और बैलेंस शीट के बाद लाभ हानि नियोजन खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, जिसमें हम निर्धारित करते हैं कि हमें डिविडेंड कितना चुकाना है, जनरल वितरण में कितना ट्रांसफर करना है, वो सारी चीजें हम ट्रांसफर करते हैं। फिर जो ट्रांसफर हो गया, हमारे पास सब कुछ बच गया, उसके बाद हम करते हैं उनका विश्लेषण और निर्वेचन। यानी यहाँ पे आपका विश्लेषण होगा, रेशियो एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। फिर वो जो सूचनाएं मिलेगी रेशियो एनालिसिस से और वो बाकी सबसे, उसका हम क्या कर देंगे, भेज देंगे। बाद में जो आपके बाह्य और जो आंतरिक व्यक्ति है जो इन सूचनाओं का उपयोग में लेते हैं, वो निर्धारित करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को आगम कहते हैं। वह स्वामी द्वारा व्यापार में लगाई गई धन पूंजी कहलाता है, ये भी सही है। एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करने का अभिलेखन कहते हैं। तो इसको हम अभिलेखन नहीं कहते, इसको हम पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। संपत्तियां माइनस बाहरी दायित्व बराबर पूंजी, ये भी बात सही है। यहाँ पे देख लेते हैं पॉइंट। वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को आगम कहते हैं। बेची गई इकाइयों से प्राप्त होने वाली राशियां कुल आगम कहलाती है। स्वामी द्वारा व्यापार में लगाए गए धन पूंजी कहलाता है। कंपनी की दशा में स्वामी और पूंजी का पृथक पृथक अस्तित्व होता है। एक ही प्रकृति के लेन देनों को एक ही स्थान पर एकत्रित करना खतियाना पोस्टिंग कहलाता है, न कि अभिलेखन। द्विपक्ष अवधारणा के अनुसार व्यवसाय की संपत्तियों का मूल्य उसकी पूंजी तथा दायित्वों के योग के बराबर होता है। यानी पूंजी प्लस बाह्य दायित्व बराबर संपत्तियां होती है, और संपत्तियां अगर आपको निकालनी है पूंजी तो संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व है, और बाह्य दायित्व निकालना है तो संपत्तियां माइनस पूंजी हो जाएगा। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन कहलाता है, तो वो पूंजी कहलाता है। इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, दोहरा लेखा प्रणाली पुष्पालन की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्तिक और अव्यक्तिक खातों द्वारा लेखा किया जाता है। यह परिभाषा किसकी है, तो ये है आपकी R.N. कार्टर की। दोहरा लेखा प्रणाली पुष्पालन की वह प्रणाली जिसमें व्यक्तिक और अव्यक्तिक खातों द्वारा लेखा किया जाता है। यह परिभाषा प्रोफेसर R.N. कार्टर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पालन का कार्य जहां समाप्त होता है, जहां से हमारा बुकिंग कीपिंग समाप्त होता है, वहां से क्या शुरू हो जाता है, अकाउंटिंग शुरू हो जाता है। वहां से लेखाक्रम का कार्य प्रारंभ होता है। जहां पर लेखाक्रम का कार्य समाप्त होता है, वहां से ऑडिटिंग का शुरू होता है। ये स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है, सबको पता होना चाहिए। पुष्पालन का कार्य जहां समाप्त होता है, वहां से लेखाक्रम का कार्य प्रारंभ हो जाता है। जहां पर लेखाक्रम का कार्य समाप्त होता है, वहां से अंकेक्षण कार्य प्रारंभ हो जाता है। चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, पेशेवर अंकेक्षक होते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट पेशेवर अंकेक्षक की श्रेणी में आते हैं, जबकि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण के अंतर्गत अंकेक्षण कार्य करने वाले क्या आते हैं, सरकारी अंकेक्षक के रूप में आते हैं। व्यवसायिक व्यवहारों परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में जिस मतों की वृद्धि होती है वह कहलाती है, वो आपकी क्या कहलाती है, आय कहलाती है। व्यवसायिक व्यवहारों के परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में वृद्धि को आय माना जाता है और कमी को हानि माना जाता है। एक एकांकी व्यापार की स्थिति में आय को पूंजी में जोड़ दिया जाता है, जबकि हानि को पूंजी में से घटा दिया जाता है। अतः इसका सीधा प्रभाव पूंजी की वृद्धि व कमी पर पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सूचनाओं की प्रक्रिया में लेखांकन का अंतिम चरण है, तो ये आपका क्या है, सूचनाओं का संप्रेषण जो है अंतिम चरण है। जो चीज मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, मैं नीचे ये जो समझाया था पहले डायग्राम, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। एक चीज ये है कि आप लोग जिन्होंने इनरोल कर रखा है ना, वो डेली क्लास देख लेना, या तो ऐप पे या वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी अपलोड की हुई। और जिनको पढ़ना है लेकिन कोर्स नहीं लेगा, वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरे कांटेक्ट नंबर दिए हुए होंगे नीचे, वहां से कांटेक्ट करके आप ले सकते हो कोर्स को। क्योंकि ऐप से आपको जाओगे तो सीधा जीएसटी पड़ती है 18%,
तो उससे बचने के लिए आप डायरेक्ट पेमेंट करोगे, ठीक है, वो भी चलेगा। एंड अदरवाइज आप ऐप पे जा सकते हो और वेबसाइट पे भी जा सकते हो, दोनों पे अवेलेबल रहेगा। पुस्तपालन का क्या अर्थ होता है? तो प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा करना पुस्तपालन कहलाता है। सामान्यतः बुक कीपिंग का तात्पर्य है कि प्रतिदिन शोधों को तिथिवार प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लेखा करने से, इसमें कच्ची बही में लेखा करना, जनरल प्रविष्टियां करना या सहायक बहियां में लेखा करना शामिल है। एक विक्रेता 2000 रुपए का माल वो 1800 रुपए में क्रेता को देता है, 200 रुपए का अंतर क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा व्यापारिक छूट। व्यापारिक छूट किसके लिए दी जाती है? बिक्री बढ़ाने के लिए। और जो नगद छूट दी जाती है वो किसके लिए? नगद पेमेंट जल्दी प्राप्त करने के लिए दी जाती है। निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य जिम्मा लेना है? स्वामित्व का। क्या उद्देश्य है कि स्वामित्व ही आपका क्या लेगा? जिम्मा लेगा। जिम्मा लेने का मतलब है उत्तरदायित्व संभालना। लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या है? तो लेखांकन का प्रमुख कार्य है व्यवसायिक लेन देनों का वर्गीकरण में अभिलेख करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण लेखांकन समीकरण है? तो देखिए, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज बराबर क्या होता है? एसेट्स होता है। अगर एक चीज भी इधर जाएगी तो वो एसेट से माइनस होगी, ठीक है, वो एसेट से माइनस होगी। तो एसेट से माइनस, यहाँ पे लायबिलिटीज दे रखा है, कैपिटल दे रखा है, ये सही है। लायबिलिटीज माइनस कैपिटल नहीं होगा, एसेट्स में से माइनस होगा, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सीधा सीधा मतलब है। पूंजी खाता, पूंजी खाता खाता है, किस प्रकार का खाता है? देखिए, सभी लेनदार, यहाँ पे ये व्यक्तिगत खाता है। सभी लेनदार और देनदारों के खाते व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आते हैं। पहली चीज तो ये, इस दृष्टि से पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट, आरण खाता ड्रॉइंग अकाउंट भी क्या होता है? व्यक्तिगत खाता होता है, क्योंकि इसमें व्यापार के स्वामी से संबंधित लेन देन लिखे जाते हैं। व्यापार के स्वामी के व्यक्तिगत खाते को पूंजी खाता कहा जाता है। व्यापार के स्वामी द्वारा व्यवसाय से मुद्रा निकालने के लिए आरण खाता खोला जाता है। तो इस प्रकार आरण खाता भी क्या है? व्यक्तिगत खाता। एक्चुअली ये क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं मालिक को। जैसे अगर मेरी कंपनी और मेरा अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट से और ड्राइंग अकाउंट से, तो वो क्या होगा? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है, वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये खाता उनका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही लेखांकन समीकरण है? तो यहाँ पे देखते हैं, परिसंपत्ति दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी, यही आपका सही है। असेट्स इक्वल क्या हो गया आपका? असेट्स बराबर क्या हो गया? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज हो गया, तो यही आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संपत्ति बराबर क्या होता है? दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी। अब संपत्ति बराबर अगर हमें इधर भेजना है तो ये माइनस हो जाएगा, संपत्ति माइनस दायित्व स्वामी की इक्विटी, और संपत्ति माइनस स्वामी का दायित्व क्या हो जाएगा? आपकी इक्विटी क्या हो जाएगा? दायित्व। तो वही चीज है। द इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका कोलकाता के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना 28 मई 1959 में हुई। आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक कौन है? लुकास पिसियालो, जिनका 1494 में एक बुक आई थी, डी कंप्यूटिट स्क्रिप्चर्स, ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम का एक लेख प्रकाशित हुआ था उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य लेखांकन का नहीं है? तो आपका लाभ अधिकतम करना, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, वो आपका उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या कार्य है जो लेखांकन के अंतर्गत है। वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, व्यवसाय की संपत्ति की रक्षा करना, व्यवसाय को व्यवस्थित करना, अभिलेखों को व्यवस्थित करना, पुस्तपालन की गणित संबंधी त्रुटियों को पता लगाने के लिए खाता बही की सहायता से तलपट बनाना, वर्ष के अंत में वित्तीय विवरण तैयार करना, भूल सुधार तथा समायोजन के लेखे करना, लेखांकन की सूचनाओं का विश्लेषण तथा निर्वाचन करना। स्पष्ट है कि लाभ को अधिकतमीकरण करना लेखांकन का कार्य नहीं है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ? स्टेटमेंट दिया हुआ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? तर्क दिया हुआ है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लेखांकन जो है लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। और नीचे क्या दिया हुआ है आपका? तर्क दिया हुआ है, कथन ऊपर दिया हुआ है, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। और तर्क क्या है कि लेखांकन व्यवसाय द्वारा आवश्यक सभी सूचनाएं प्रदान करता है। अब हमें बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, यहाँ पे ए आर दोनों सही है। तो देखो क्या बोला हुआ है, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, ये सही है। लेखांकन व्यवसाय द्वारा आवश्यक सभी सूचनाएं प्रदान करता है, ये भी सही है। एक ही सही व्याख्या आर है। तो लेखांकन व्यवसाय की भाषा है क्योंकि ये सभी सूचनाएं प्रदान करता है,
तो ए की सही परिभाषा भी आर है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी को शुद्ध संपत्तियां 7500 थी और शुद्ध संपत्तियां 6000 थी। 31 जनवरी को 7500 ये थी। जनवरी में मालिक द्वारा आहरण 1000 है, तो जनवरी माह की शुद्ध आय क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे देखिए आपका जो 6000 बैलेंस था, ठीक है, ऐसे ही बनाना है आपको। उत्तर उत्तर बाद में देखेंगे, पहले ये देखिए कि आपके पास पहले 6000 था, ठीक है, आहरण इसने कितना कर लिया? 1000 का आहरण कर लिया, वो भी बात सही है। अब आपके पास कितना बचना चाहिए? 5000, और आप बोल रहे हो कि मेरा जो बैलेंस है वो 7500 है, यानी ये जो बीच वाला जो 2500 रुपया है वो क्या है? प्रॉफिट है, शुद्ध आय है, तो आपका 2500 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक चालू दायित्व में सन्निहित है? तो आपका कंटीजेंट लायबिलिटी जो है, संभाव्य दायित्व है, वो चालू दायित्व में सन्निहित नहीं होता। ये आपके टिप्पणी में लिखा जाता है, बैलेंस शीट के बनाने के बाद टिप्पणी में लिखा जाता है। पूर्वोत्तर बीमा खाता कैसा है? तो ये क्या है? एक व्यय खाता होता है। सॉरी, पूर्वदत्त बीमा आपने प्रीपेड कर दिया, मतलब अगर आपने किसी व्यक्ति को पहले पैसे दे दिए, ठीक है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगी? संपत्ति हो जाएगी, क्योंकि उससे काम करवाना बाकी है, तो एन एसेट्स हो जाएगी। पूर्वदत्त बीमा एक संपत्ति खाता है जो कि वास्तविक खाते की श्रेणी में आता है। निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत खाता है? पर्सनल अकाउंट है। पूर्वदत्त वेतन खाता, ये क्या है? संपत्ति। आहरण खाता, अदत्त से अदत्त किराया खाता, तो ये सारी चीजें क्या है? आपकी व्यक्तिगत खाता है। क्यों है व्यक्तिगत खाता? इस चीज को समझो। पूर्वदत्त वेतन खाता, अब बताओ कि पूर्वदत्त वेतन आपने किसी को वेतन दिया और आपने पहले दे दिया, प्रीपेड कर दिया, तो आप मुझे बताओ कि सर्विस कौन देगा? भाई आप लोगों को सर्विस तो देगा ना कोई, तो सर्विस कौन देगा? वेतन खाता तो नहीं देगा। वेतन खाता तो क्या है? आर्टिफिशियल नेम है। तो वेतन कौन? वेतन खाता हमने प्रीपेड तो कर दिया, लेकिन हमने उस इंसान को किया जो हमारे लिए काम करेगा। तो ये जो वेतन खाता है ना, उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे लिए काम करेगा, तो ये क्या होता है? व्यक्तिगत खाता। इसी तरह आपका आउटस्टैंडिंग होता है किराया खाता, कि हमें उसको चुकाना है जो व्यक्ति हमसे किराया लेगा, तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है। ड्राइंग अकाउंट्स अपने मालिक को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स है, आप लोग इनसे समझे, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखांकन कार्य नहीं है? तो परिणामों को अधिकतम करना, रिजल्ट को मैक्सिमाइज करना बिल्कुल भी काम नहीं है आपके लेखांकन का। इसका काम क्या है? वित्तीय स्रोतों को नियमित रूप से लिखना, लेखों के निष्कर्ष की सूचना देना, व्यवसाय की संपत्ति की रक्षा करना, कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना, परिणाम को अधिकतम करना, यह व्यवसाय का कार्य न कि लेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण सही नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए एसेट्स बराबर क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है। कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है ना भाई। अगर मान लो कि आपका कोई भी इधर आ जाए, जैसे अगर मैं सी को इधर भेजता हूँ तो ए माइनस सी बराबर एल हो जाएगा। अगर मैं एल को इधर भेजता हूँ तो ए माइनस एल बराबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी एसेट्स में घटेगा ही घटेगा। अगर एसेट्स में से कुछ ना कुछ घटेगा तब दूसरी चीज आएगी। अगर एसेट्स इधर है यानी एसेट्स इक्वल है, बराबर है, तो इधर जो भी चीज होगी वो आपकी जुड़ेगी। यहाँ पे एसेट्स बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल दे रखा है, तो ये तो सही है। कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यहाँ पे कैपिटल है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, सही है, तो सही है। लायबिलिटीज बराबर एसेट्स माइनस कैपिटल, यहाँ पे लायबिलिटीज दे रखा है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, ये भी सही है। लायबिलिटीज बराबर एसेट्स माइनस कैपिटल होगा, जो कि गलत दे रखा है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द्वितीय जो आपकी संपत्तियां बराबर क्या होता है? पूंजी प्लस बाह्य दायित्व, उनको पूरा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का कार्य नहीं है? तो वही परिणामों को अधिकतम करना आपका कार्य नहीं। स्वामी द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से माल निकालने पर क्रेडिट किया जाएगा। तो माल निकाला है, माल निकाला है तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम किसको कर रहे हैं? उसके मालिक के खाते को ड्रॉइंग अकाउंट जो है क्रेडिट कर रहे हैं, जो है डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि वो जमा होता है। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका? परचेज टू परचेज होगा। परचेज क्या होता है? विशेष परिस्थितियों में परचेज होता है, जैसे लॉस बाय फायर है वगैरह। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनती है? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? परचेज। तो परचेज क्रेडिट होगा, तो आपका आंसर तो ये होगा। अब ये जो ड्राइंग है ना, ये किससे बंद होगा? ये कैपिटल से बंद होगा। ये क्या कर देगा? कैपिटल को कम कर देगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या कर देगा? ड्राइंग। अब यहाँ पे देखिए
तो कैपिटल तो क्रेडिट होती है, और क्रेडिट होगी तब क्या है ये वृद्धि करेगी, अगर हम डेबिट कर देते हैं तो ये माइनस हो जाती है, तो ये आपकी माइनस होगी। ठीक है। भारतीय लेखांकन मानक परिषद ASBI द्वारा निर्मित प्रथम लेखांकन मानक संबंधित किससे? तो ये लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग जो है पॉलिसीज। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम कब पारित हुआ? 1949। ASB कब पारित हुआ? 1977। The accounting standard number 2 of the International Accounting Standard Committee is on। अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति का लेखा मानक संख्या 2 का विषय क्या है? तो वो विषय है स्टॉक का वैल्यूएशन और प्रस्तुतिकरण। अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति अब तक प्रस्तुत मानक कुल संख्या 41 है और लेखा मानक संख्या IS2 स्टॉक का मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण से है। अच्छा, स्टॉक का इन्वेंटरीज का मूल्यांकन IAS2 में कर रहे हैं, और AS10 के अंदर हम क्या करते हैं? वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी करते हैं, जिसके अंदर हम अभी डेप्रिसिएशन को शामिल किया, जो AS6 था जिसको विड्रॉ कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट। आधुनिक युग में लेखांकन जाना जाता है मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किए जाने वाले व्यवहारों के लिए लेखांकन वर्गीकरण और संचित्रण करने की कला के रूप में, व्यवसाय की भाषा के रूप में, व्यवसायिक सूचनाओं के स्रोत के रूप में, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। लेखा सूचनाओं का प्रयोग वाला समूह है, तो आपके स्वामी यूज करते हैं, और व्यवसाय प्रबंधक भी और नियोजक भी। नियोजक ये सोचते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, प्रबंधक ये सोचते हैं कि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे करें और कहाँ हमारी कमी है, और व्यवसायी का स्वामी देखता है कि सुचारू रूप से आपका व्यवसाय चल रहा है कि नहीं चल रहा। अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक 2 रहतियों के मूल्यांकन तथा प्रस्तुतिकरण के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए। इन मानकों के अनुसार निम्न में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो आपका ये सत्य नहीं है कि रहतियों के मूल्यांकन का आधार एवं नीति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। बाकी आप रहतियों को ऐतिहासिक लागत अथवा शुद्ध वसूली मूल्य जो भी कम हो उस पर कर सकते हो। क्षतिग्रस्त सामग्री की लागत को निर्मित माल के रहतियों के मूल्यांकन हेतु जोड़ सकते हो। टीपो या आप जो भारी दोस्त विधि है उसको अपना सकते हो। तो ये सारी चीजें आपकी ठीक है। सॉरी, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, ये यहाँ पे नहीं है, डी यहाँ पे। ये रहतियों के मूल्यांकन का आधार नीति व स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भवन खाता एक अवास्तविक खाता है, तो ये तो गलत है। भवन खाता क्या है? वास्तविक अवास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट नहीं है ये क्या है? रियल अकाउंट होता है, वास्तविक खाता होता है। अदत्त किराया एक व्यक्तिगत खाता है, अव्यक्तिगत खाता है, तो ये भी गलत है, ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। प्रत्येक विकलन डेबिट का समाकलन क्रेडिट होता है, तो एक प्रत्येक जो आपका डेबिट होगा उसका एक क्रेडिट भी होगा, ये बात सही है। ये बात क्या है? सही है। यहाँ पे देखिए, भवन खाता एक वास्तविक खाता है, अदत्त किराया खाता व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आता है। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक विकलन डेबिट का समाकलन क्रेडिट होता है। आयों एवं लाभों से संबंधित खाते को क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक 2 रहतियों के मूल्यांकन प्रस्तुतिकरण के संबंध में दिशा निर्देश दिए। इन मानकों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? तो वही बात, ये ऑप्शन सही होगा इसके अंदर भी। रहतियों के मूल्यांकन का आधार नीतियों में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। निम्नलिखित में से क्रियाओं पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे आपको बताना है पहले क्या होगा। तो पहले लेन देनों का लेखन होता है, तो लेखन कहाँ पे दिया हुआ है? फोर्थ के अंदर, ये पहला हो जाएगा, यानी फोर्थ हमारा सीक्वेंस बनेगा फोर्थ। फिर उसके बाद देखते हैं कि एनालाइज करना पड़ेगा, तो 2 हो जाएगा। एनालाइज करने के बाद हम क्या करेंगे? संक्षिप्तीकरण करेंगे। क्या करेंगे? संक्षिप्तीकरण, और उसके बाद क्या कर देंगे? निर्वचन कर देंगे। तो यहाँ पे 42-13 कहाँ? बी ऑप्शन सही होगा। लेन देनों का विश्लेषण, निष्पादन का संकेतन, प्रमाणों का निर्वचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पशुपालन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में एक सौदा प्रभावित करता है, तो दोनों पक्षों को प्रभावित करता है उसके अंदर। तो एक खाता जो होता है, एक जो एंट्री होती है वो दो खातों को प्रभावित करती है, जो कि एक क्रेडिट होता है, एक डेबिट होता है। निम्न कौन सा एक लेखा समीकरण नहीं है? तो असेट्स वाला दे दिया, तो असेट्स नहीं समीकरण पूछा, तो ये तो सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है। परिसंपत्तियां बराबर दायित्व माइनस, ये गलत है। यहाँ पे या तो प्लस का आना चाहिए था या इन टर्म्स को बदलना चाहिए, तो बी ऑप्शन
सही होगा। निम्नलिखित में से सही लेखा समीकरण कौन सा है? तो पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व है। संपत्तियों में से दायित्व घटाएंगे, पूंजी बचेगी, तो ये भी सही है। सही लेखा समीकरण यही हो गया, फिर इसके अंदर और कुछ दे ही नहीं रखा। तो टोटल इक्विटीज और लायबिलिटीज, एसेट्स बराबर टोटल इक्विटीज और लायबिलिटीज होता है। एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज होता है। प्रथम लेखा मानक परीक्षा व्यवहार SAP संबंधित है। किससे संबंधित है? तो वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षकों के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के एकीकरण से संबंधित लेखांकन किया जाता है। तो आपको पहले भी बताया था मैंने, AS14 आप लोग याद रखो। कंपनी के एकीकरण से संबंधित लेखांकन मानक AS14 है। EPS जो है 20 के लिए, 16 जो है आपके ऋण लागत, ऋण से संबंधित लागत का लेखांकन, 12 जो है सरकारी अनुदान का लेखांकन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? संपत्ति बराबर पूंजी, दायित्व प्लस पूंजी। संपत्ति बराबर क्या हो जाएगा? दायित्व प्लस पूंजी होगी। कैपिटल बराबर सॉरी, असेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यापार के शुद्ध मूल्य का अर्थ क्या है? तो कुल संपत्तियों में से कुल बाह्य दायित्व घटा दो, कुल बाह्य दायित्व घटा दो। लेखा मानक 8 का संबंध है, यानी AS6 8 का क्या किससे संबंध है? तो इसका जो संबंध है लेखांकन मानक 8 का संबंध शोध तथा विकास लेखांकन से 1 अप्रैल 2003 से इस लेखांकन मानक 26 द्वारा अमूर्त संपत्तियों के साधन एवं विकास को निष्प्रभावी कर दिया। तो ये विड्रॉन कर लिया गया, जो कि आपके साधन शोधन एवं विकास हेतु लेखांकन से था। लेखांकन मानक 3 संबंधित है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से। अकाउंटिंग है, लेखांकन क्या है? लेखांकन आपका रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ये आपका क्या है? लेखांकन है। अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया आर प्रिस्क्राइब्ड बाय। भारत में लेखांकन मानकों का निर्धारण कौन करता है? तो यहाँ पे AS भी नहीं दे रखा, तो ICAI देखिए, ICAI यहाँ पे दिया हुआ है, जिसकी 1949 के अंदर क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसकी संशोधित कंपनी अधिनियम की धारा कौन सी है? 2013 की धारा 211 के अंतर्गत भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा लेखांकन मानकों को निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट इंक्लूड। एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? तो सकल विनिवेश को अधिकतम करना। तो आपके ये अधिकतम करना इसका उद्देश्य नहीं है। एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान का उद्देश्य है क्या है? लाभ कमाना, विक्रय को अधिकतम करना, उत्तरजीविता, ग्राहकों का सर्जन करना, प्रतिष्ठा या और सम्मान या ख्याति बढ़ाना। भारतीय लेखा मानक 10 का संबंध किससे है? भारतीय लेखा मानक 10 का संबंध जो है वो अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स है, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल किया गया है अभी। लेखांकन प्रमाण 14 के अनुसार कार्य प्रतिफल, क्रय प्रतिफल भुगतान होता है जो निम्नलिखित में से किसी एक को देय होता है। तो किसको देय होता है? अंशधारी को। लेखा मानक 14 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल का भुगतान अंशधारी का होता है। इसमें अंतर्गत हस्तांतरी कंपनी ट्रांसफरी कंपनी द्वारा हस्तांतरक कंपनी ट्रांसफर कंपनी के अंशधारी को क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, लेखांकन परिमाप 14 है। तो ये क्या है? एकीकरण और सम्मिश्रण के लिए होता है। जबकि लेखांकन परिमाप 12 जो है सरकारी अनुदानों के लिए है, और लेखांकन परिमाप 13 जो है इन्वेस्टमेंट फॉर विनियोगों के लिए, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट है। और लेखांकन 26 जो है इंटेंजिबल एसेट्स के लिए है। इसके लिए इंटेंजिबल एसेट्स के लिए लेखांकन की परिभाषा इसके लिए उसके निम्नलिखित कार्य उभरते हैं। क्या क्या कार्य है जो आपके क्रम बताना, आपको क्रम बताएंगे। तो पहला क्या हो जाएगा? लेखा करना। लेखा करने के बाद क्या करेंगे? हम वर्गीकरण करेंगे, उनको अलग अलग बांटेंगे। अलग अलग बांटने के बाद हम क्या करेंगे? उसका सॉर्ट बनाएंगे, समराइज करेंगे। फिर उसके बाद क्या कर देंगे? निर्वेचन कर देंगे। यही आपके ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। तो लेखा करना, वर्गीकरण करना, संक्षिप्तीकरण करना और निर्वेचन। लेखांकन मानक 6 जो ह्रास से संबंधित है का संयोग प्रस्तुत किया जाता है। तो आपका क्या है? किसी मान्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य निम्न की जानकारी से। देखिए लेखांकन के प्रमुख उद्देश्य, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यापार के लाभ तथा हानि, संपत्तियों और दायित्वों का ज्ञात करना। देखिए लेखांकन के प्रमुख उद्देश्य क्या है, व्यवसाय व्यापार के लाभ हानि, संपत्तियों और दायित्वों को ज्ञात करना, लेन देनों के लेखांकन, वर्गीकरण, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, प्रबंधकों की नीति निर्धारण में सहयोग प्रदान करना, यह ज्ञात करना कि व्यापार प्रगति पर है या अवनति पे। व्यवसाय की पूंजी है, व्यवसाय की पूंजी एक क्या है, व्यवसाय के लिए दायित्व है, तो मैंने आपको पहले ही डिस्कशन किया। ये थे आपके 68 क्वेश्चंस जो आपके पहले चैप्टर के अंदर है, अकाउंटिंग के अंदर। दूसरा चैप्टर और भी बड़ा हो सकता है, तो उसके लिए